नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए अमृता प्रीतम जी की कहानी अमाकड़ी। अमृता प्रीतम जी की अन्य कहानी और उपन्यास आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह की कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। किशोर के होठ जवानी के जोश और बेबसी के गर्म पानियों में उबल रहे थे और इन होठों से जब उसने अपनी विवाह की पहली रात में अपनी बीवी के जिस्म को छुआ, उसे लगा कि वह एक कच्चा शलजम खा रहा था। किशोर के बाप ने आज सारी हवेली का मुंह माथा बिजली की रोशनी से संवारा हुआ था, पर किशोर के सोने के कमरे की आज सारी हवेली से विशिष्ट रूप देने के लिए किशोर की बहनों और किशोर की भाभीयों ने, जिनमें उसके दोस्त की बीवियां भी शामिल थीं और जिनके साथ उसके दोस्त भी मिले हुए थे, मोमबत्तियों की रोशनी चुनी थी। किशोर ने मोमबत्तियों की रोशनी से अपनी बीवी के मुंह की ओर देखा। उसकी बीवी के गोरे गोरे मुख पर एक मुस्कान थी, पर किशोर ने मोमबत्तियों के मुख की ओर देखा। मोमबत्तियों के गालों पर पिघलती मोम के आंसू बह रहे थे और किशोर का दिल किया कि वह अपनी सारी की सारी बीवी को झकझोर कर कहे कि देख देख, इन मोमबत्तियों के आंसू तुम्हारी एक मुस्कान का मूल्य चुका रहे हैं। किशोर ने अपनी जुबान दांतों के नीचे दबा ली। उसे लगा अभी उसकी बीवी खिलखिलाकर हंस उठेगी और कहेगी, आज इस हवेली की बैठक को तो देखो, अगर एक कोने में रेडियोग्राम पड़ा है तो दूसरे कोने में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, तीसरे कोने में कपड़ों से भरे पूरे ट्रंक पड़े हैं और चौथा कोना पलंगों और अलमारियों से भरा हुआ है और हवेली के दरवाजे पर खड़ी मोटर, ये सब चीज़ें तुम्हारे दिल का मूल्य चुका रही हैं। किशोर ने एक एक कर सारी मोमबत्तियां बुझा दी, जैसे हाथ से उनके आंसू पहुंच लिए हों, और फिर उसे लगा कि इस अंधेरे में ने अपने रुमाल से उसकी बीवी की मुस्कान को ढक दिया था। काफ़ी देर बाद जब किशोर को यह लगा कि घर के सारे लोग उसकी बीवी की तरह सो गए थे, वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और हल्के से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए हवेली के बागीचे में चला गया। हवेली का माथा बिजली की बत्तियों में चमक रहा था। बड़े मालिक के हुक्म के मुताबिक यह रोशनी पूरी रात इसी तरह रहनी थी। किशोर ध्यानपूर्वक हथेली को देखने लगा और फिर देखते देखते उसे अमाकड़ी के गले में पहनी हुई कुर्ती याद आई। काले सूत की छोटी सी कुर्ती जो सीप के सफ़ेद बटनों से मड़ी हुई थी। किशोर को अपनी ननिहाल याद आई। अपने ननिहाल गांव का अजरा जाट याद आया और इस अजरे जाट की बेटी अमाकड़ी याद आई। किशोर जब कॉलेज में पढ़ता था, एक बार अपनी माँ के कहने पर गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल चला गया था और फिर पूरे 3 सालों के लिए उसने सारी की सारी छुट्टियाँ अपने ननिहाल गांव के लेके लगा दी थी। अमाकड़ी, यह भला तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा क्या नाम रखा है? किशोर ने उससे पूछा था। हमारे गांव में आम बहुत होते हैं, लोग उन्हें चूसते भी हैं, अचार भी डालते हैं, मुरब्बा भी डालते हैं, उनकी चटनी भी बनाते हैं और उनकी फांकें सुखाकर मर्तबान भर लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे भी आम की एक फांक समझ लिया और मेरा नाम अमाकड़ी रख दिया था। उस तीखी, पतली और सांवली लड़की ने बड़े भोलेपन से किशोर को जवाब दिया। पहले साल की छुट्टियां तो पूरी हंसी खेल में बीत गई थी। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा था कि शहर से गांव जाते समय किशोर ने माँ की जो बात कही थी कि मैं तुम्हारी बात नहीं मोड़ता, पर इतनी बात अभी बता देता हूँ कि मुझसे गांव में ज़्यादा दिन नहीं कटेंगे, 5-7 दिन रहूँगा बस, और फिर बाकी की छुट्टियाँ बिताने के लिए मैं किसी दोस्त के पास चला जाऊँगा। वह बात किशोर को अब याद ही ना रही। गाँव में बहुत से आम के बाग थे। एक बाग अमाकड़ी का भी था। किशोर सारा दिन आम के उस बाग में बैठा रहता, यहीं बैठकर पढ़ता और दोपहर को आमों की छाया में चारपाई डालकर वहाँ सोया रहता। दोपहर को चलती लू में चाहे ज़मीन गर्म हो जाती, पर घड़ों का पानी ठंडा हो जाता था। अमाकड़ी ने उसके लिए अपने बाग में एक कोरा घड़ा ला रखा था, जिस पर उसने चपनी के स्थान पर कांसे का एक चमचमकता लोट कटोरा औंधा कर धरा हुआ था। ना मालूम दोपहर की लू के हाथों या कोरे घड़े की सुगंध के हाथों या कांसे के चमकते कटोरे के हाथों किशोर को बार बार प्यास लगाती थी, और जब वह आमों की रखवाली करती, बैठी हुई अमाकड़ी को पानी पिलाने के लिए कहता,
तो अमाकड़ी हर बार उसे कहती थी, किशोर बाबू, तुम्हें हर समय प्यासी लगी रहती है। और अमाकड़ी की हंसी उसके हाथ में पहनी हुई चूड़ियों की तरह खनक उठती। किशोर को पूरी की पूरी अमाकड़ी आम की एक टहनी जैसी लगती। अमाकड़ी अपने गले में कच्चे हरे रंग की कमीज पहनती थी, जो किशोर को टहनी के हरे पत्तों जैसी लगती थी। और जिस दिन जब कभी वह अपनी कमीज बदल आती थी, किशोर उसे उस कमीज की याद दिला दिया करता था और फिर अगले दिन अमाकड़ी उस कमीज को धो सुखाकर फिर पहनाती थी। बस इस तरह पहले साल की छुट्टियां हंसी खेल में ही बीत गईं। किशोर शहर लौट आया था और शायद कोई नन्ही सी कोयल सी अमाकड़ी का आकर्षण भी अपने साथ ले आया था, जिसे उसने सिर्फ उस समय महसूस किया जब अगले साल की छुट्टियां हुई और किशोर फिर ननिहाल चला गया था। इस बार जब उसने गांव जाकर अमाकड़ी को देखा तो उसे लगा पिछले साल तो तीखी सी पतली और सांवली सी अमाकड़ी आम की टहनी सी लगती थी, इस बार वह पूरे आम का पौधा बन गई थी। घने पत्तों जैसे बाल अमाकड़ी के माथे पर गिर रहे थे और इस बार उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी ने आम की फांके काट कर उसके मुख पर रख दी। किशोर अमाकड़ी के मुख की ओर देखता रह गया था और किशोर को उस समय होश आया जब अमाकड़ी ने घबराकर अपने दोनों हाथ से अपनी आंखें ढक ली थी, आम की फांकें ढक ली और जल्दी से आमों के बागों में भाग गई। वह दूसरे दिन किशोर ने देखा कि पेड़ों की छाया में उसके लिए एक नई खाट डाली हुई थी और खाट के पाए के पास पानी से भरा हुआ एक कोरा घड़ा रखा हुआ था। और उस दिन दोपहर को अमाकड़ी जब अपने बाग में आई थी तो उसने गले में कच्चे हरे रंग की कमीज पहनी हुई थी और हाथों में उसी रंग की कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। इन छुट्टियों में अमाकड़ी के लिए किशोर की भूख जगी हुई थी और फिर यह भूख उसकी आंतों में सुलगने लगी थी। इसी भूख के हाथों दुखी होकर एक दिन किशोर ने अमाकड़ी की बाह पकड़ ली। उसने अपनी बाह छुड़ाकर कहा था, किशोर बाबू, आम की इस फाक को खाकर तुम्हारा क्या सवरेगा। आज तुम इसे चखोगे और दूसरे दिन एक छिलके की तरह इसे फेंक जाओगे। अमाकड़ी ने अपना मुंह परे कर लिया था और किशोर का मुंह भूख से तड़पता रह गया था। ये छुट्टियां हंसी खेल में नहीं बीती थी बल्कि आंसुओं की तैयारी में बीती थी। इस पर किशोर जब शहर लौटा, कुछ आहें वह अपने साथ ले आया था और कुछ आहें वह अमाकड़ी को दे आया था। और फिर वह अगले साल की गर्मियों का इंतजार न कर पाया। सर्दी की छुट्टियां चाहे थोड़ी थीं, पर वह कांपते पैरों से अपनी ननिहाल पहुंच गया था और अपनी जेब में वह दुनिया के सारे इकरार भरकर ले गया था। और इस बार अमाकड़ी ने उसके लिए अपने मन की फांक चीरकर अपने तन की थाली में परस दी थी। और फिर अगले साल जब गर्मी की छुट्टियां हुई थी, किशोर फुर्ती से अपनी ननिहाल गया था तो उसने अमाकड़ी को आम की फांक को अपने दोनों आंखों से चूमकर कहा था, आज तुम्हारे घुंघराले बाल मुझे शहद के छत्ते से दिखाई देते हैं और तुम्हारे होठ कोरा शहद, और मेरी आंखें ये शहद की मक्खियां नहीं लगती तुम्हें। छत्ते को संभाल कर हाथ डालना। अमाकड़ी ने उत्तर दिया था और किशोर को सचमुच लगा कि जैसे आंखें शहद की मक्खियों की तरह उसके दिल को लड़ गई हों और अब उसके दिल पर एक सूजन चढ़ी जा रही थी। आम की फांक को शहद का छत्ता बने अभी थोड़े ही दिन हुए थे जब किशोर ने एक दिन उसके ताजे धुले बालों को सूंघकर उससे कहा था, शराब मैंने कभी पी नहीं, पर तुम्हें देखते ही मेरे होश और हवास खो जाते हैं। और इस तरह अमाकड़ी का रूप इस तरह हो गया था जैसे वह आमों के रस को, शहद की बूंदों को और शराब की घूंटों को मिलाकर खा गया हो। उस बार किशोर जब अमाकड़ी से बिछड़ने लगा था तो उसकी बाहें उसके बदन से छूटते समय ऐंठ गई थी और बावरी हुई अमाकड़ी ने किशोर की बाहों पर जगह जगह अपने दांत सटाकर लाल निशान कर दिए थे और कहा था, ये अनार के फूल जितने दिन तुम्हारी बाहों पर खिले रहेंगे मुझे उतने दिन तो तुम याद करोगे। अरे मेरी जंगली बिल्ली, मेरी हल्काई बिल्ली। और किशोर ने अपनी बाहों पर उभरे लाल फूलों को चूमकर एक फांक का, एक शहद के छत्ते का और एक शराब की सुराही का नया रंग देखा था। उन गर्मियों में बरसात कुछ जल्दी ही पड़ गई थी और उस दिन अमाकड़ी ने शाम की हल्की सर्दी में अपने गले में काले सूप की वह कुर्ती पहनी हुई थी जिसमें की सारी छाती सीप के सफ़ेद बटनों से मड़ी हुई थी। अमाकड़ी के कानों में चांदी की बालियां थी और हाथों में कांच की चूड़ियाँ। बस यही मुट्ठी भर बटनों का
तोला भर चांदी का और थोड़े से कांच का श्रृंगार करके अमाकड़ी खड़ी हुई। उस दिन किशोर को पहली बार एक अल्लड़ गंवारिन लड़की के श्रृंगार और पढ़ी लिखी शहरी लड़कियों के श्रृंगार का फर्क समझ में आया। उस दिन से लेकर किशोर को अपने शहर की और अपने कॉलेज की सभी लड़कियां कोट हैंगरी की सी दिखाई देने लगी थी। उन हैंगरों पर कोई तरह तरह के फैशनों के कपड़े सीकर टांग देता है। फिर किशोर के मन की यह खुशबू और अमाकड़ी के मन की यह खुशबू गांव से उड़ती उड़ती शहर में भी आ पहुंची थी। और जब किशोर के बाप को इस बात का पता लगा था तो उसने किशोर की माँ को पास बैठाकर कहा था, एक बार अगर कोई मोहब्बत के कुएं में गिर पड़े तो फिर वह किसी से निकाला नहीं जाता। यूं ही बेटों को ना गवा लेना, जल्दी से विवाह का रस्सा डाल दे और इसे कुएं से निकाल ले। यह नहीं था कि किशोर ने हाथ पांव नहीं मारे थे, पर उसके माँ बाप की जिद एक तैराक की तरह हाथ में शादी का रस्सा लेकर इस कुएं में उतर पड़ी थी और किशोर को कस बांधकर उस कुएं से निकाल लाई थी। आज विवाह की पहली रात थी और किशोर अमाकड़ी को इस तरह याद कर रहा था जैसे कुएं की जगत पर खड़ा होकर कुएं में झांक रहा हो। अब उसे मालूम था कि अगर वह चाहे तो लौटकर इस कुएं पे नहीं गिर सकता था, क्योंकि अब उसकी गर्दन में उसके विवाह का रस्सा बंधा हुआ था। पर फिर भी अभी वह कुएं की जगत से नहीं उतर पा रहा था। शायद इस कुएं का जो पानी उसने पिया था वह पानी उसकी नाड़ियों में अपना हक मांग रहा था। रात शायद खत्म होने पर आई थी। हवेली की बत्तियां एक एक कर बुझने लगी थीं और किशोर को लगा कि अमाकड़ी के गले में पहनी हुई कुर्ती से कोई सीप के बटनों को एक एक कर उतार रहा था। सवेरे सवेरे जब किशोर की बहनों और भाभीयों ने रात के जगने से किशोर की लाल हुई आंखें देखी तो हंसी से दोहरी होती किशोर को छेड़ने लगी। अरे आपकी ही दुल्हन थी, कहीं भाग तो नहीं चली थी? इतनी भी क्या पड़ी थी सारी रात जगने की? तो किशोर ने मुंह नहीं खोला। पर फिर जब किशोर की बहनों ने दहेज में आए रेफ्रिजरेटर को बड़े चाव से खोलते हुए किशोर से पूछा था, आज वीर जी इसमें कौन कौन सी चीज़ रखें, तो किशोर का भिजा हुआ मुँह खुल गया। रख दो इसमें शलजम, किशोर ने कहा और एक और चला गया। कितने ही दिन बीत गए, आमों का मौसम आया। घर के सब लोगों ने आमों को दिल भर कर फ्रिज में ठंडा किया, पर किशोर ने आम को मुंह न लगाया। सवेरे की चाय के समय अगर मेज पर शहद पड़ा होता, किशोर बिना चाय पिए कमरे में चला जाता। किशोर के दोस्त आते, फ्रिज में शराब की बोतलें रखते, पर किशोर ने कभी कसम खाने को भी एक घूंट ना भरा। पर जब एक बार उसकी बहन खींच उठी, उसकी भाभियाँ गुस्सा हो गईं और उसके दोस्त उस पर बरस पड़े, तो सिर्फ एक बार किशोर के मुंह से निकला, तुम मुझे कोई चीज़ ना दिया करो खाने के लिए, बस शलजम दे दिया करो, शलजम। मैं सिर्फ शलजम खाने के लिए ही जन्मा हूँ। और फिर गर्मियाँ आ गई। किशोर के ससुराल वालों ने किशोर का और उसकी बीवी का कमरा एयर कंडीशन करवा दिया। उन्होंने कहा था, हमारी गुल्लो को गर्म कमरे में रहने की आदत नहीं। किशोर जब कारखाने से उठकर दोपहर का खाना खाने के लिए घर आता तो रोज़ उसकी बीवी उसे ठंडे कमरे में थोड़ा आराम करने को कहती। किशोर ने अपने मन में धार लिया था कि मैं एक मर्द नहीं हूँ, मैं एक बैल हूँ। मैं सारी उम्र चुप रहकर शलजम चढ़ता रहूँगा और आंखों पर पट्टी बांधकर उसी जगह पर घूमता रहूँगा जहाँ मेरी बीवी मुझे घुमाएगी। इसलिए किशोर ने कभी अपनी बीवी का कहा नहीं मोड़ा था। फिर कुछ दिन के बाद किशोर को लगा कि उसके सारे अंग सोते जा रहे हैं। वह घड़ी पल के लिए भी आराम को लेटता तो सारा दिन पलंग पर पड़ा रहता। अब उसे अमाकड़ी की भी याद नहीं आती। उसका लहू ठंडा होता जा रहा था, उसके ख्याल सुन्न होते जा रहे थे। वह एक बर्फ का टोटा बनता जा रहा था। किशोर की सेहत की चिंता सबको ही। एक डॉक्टर आता, एक जाता। बड़ी गर्म दवाइयाँ किशोर के गले से उतरती, वह भी गले से नीचे उतरते बर्फ की गोलियां बन जाती थी। फिर एक घटना घट गई। किशोर की ननिहाल से खत आया कि किशोर को शायद गांव की खुली हवा माफिक आ जाएगी और उसकी ननिहाल वालों ने उसे बुला भेजा। किशोर ने खत पढ़ा, पर उसके सुन्न अंगों में कोई हरकत ना हुई। पर उस रात किशोर को एक सपना आया। सपने में उसकी खाट आम के पेड़ों के नीचे डाली हुई थी। खाट के पाए के पास एक कोरा घड़ा रखा हुआ था। घड़े पर कांसे का कटोरा औंधा पड़ा था और अमाकड़ी जब कटोरे में पानी डालकर किशोर को देने लगी, कटोरा उसके हाथ से गिर गया और अमाकड़ी एक कोयल बनकर उसके पास से उड़ गई। कोयल की कूकों से किशोर की आंख खुल गई। अपने ठंडे ठहरे हाथों से जब किशोर ने अपने मुख को टटोला तो गर्म आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। किशोर घबराकर पलंग पर उठ बैठा।
पर उसे ख्याल आया कि अगर वह इसी घड़ी इसी पल इस कमरे से ना निकला तो मुश्किल से पिघले हुए ये आंसू उसकी हड्डियों की तरह, उसके घुटनों की तरह और उसके ख्यालों की तरह जम जाएंगे। और फिर वह स्टेशन की ओर चल निकला और चल पड़ा जिस ओर से कोयल की कूक आ रही थी। दूसरे दिन दोपहर के समय किशोर जब आमों के बाग में पहुंचा तो सचमुच उस जगह पर एक खाट डाली हुई थी, जो जगह पूरे 3 साल उसके लिए रक्षित रही थी। किशोर के पैर ठिठक गए। जाने आज मेरी इस खाट पर कौन लेटा हुआ है। और फिर खाट पर जो कोई लेटा हुआ था उसने करवट बदली और किशोर के कानों में चूड़ियां खनक उठी। किशोर ने आगे बढ़कर अमाकड़ी के पांव को छुआ और जब अमाकड़ी ने चौंक कर अपने पैर परे किए तो किशोर ने देखा अमाकड़ी अब आम की फांक नहीं थी, आम का छिलका थी। अब शहद का छत्ता नहीं थी, शहद की मक्खी थी। और अमाकड़ी अब शराब की सुराही नहीं थी, सुराही का ठीकरा थी। किशोर बाबू, अमाकड़ी ने कोयल की तरह कूक के कहा। किशोर ने घुटनों के बल बैठकर अपना सिर खाट पर रख दिया। अब यहाँ तू किस लिए आया है? अमाकड़ी ने भिलक कर पूछा। ठंडी यख दुनिया में मैं जम गया हूँ, मैं गर्म लू की तलाश में आया हूँ, किशोर ने खाट से सिर उठाकर कहा और फिर अमाकड़ी के हाथ को अपने कांपते हाथ में लेकर कहने लगा, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। हाँ, एक इंसान एक मर्द, अमाकड़ी ने धीरे से कहा। एक इंसान एक मर्द। किशोर ने अमाकड़ी के शब्दों को दोहराया। जो मोहब्बत के आसन से उठकर विवाह की वेदी पर जा बैठे वह इंसान होता है, वह मर्द होता है। और अमाकड़ी ने किशोर की बांह पर एक जानवर की तरह झपटकर अपने सारे दांत गड़ा दिए। किशोर अपनी बाहों पर उभरे खून के फूल को देखने लगा और थकी हुई टूटी हुई अमाकड़ी सिरहाने पर सिर रखकर कहने लगी, यह अनार का फूल नहीं है, यह जहर का फूल है, जहर का। तू मुझे जंगली बिल्ली कहा करता था ना, हल्काई बिल्ली। मुझे सचमुच तुम्हारे हल्काए होठों का जहर चढ़ गया है अमाकड़ी। इस दुनिया में मेरी अब कोई दवा नहीं, किशोर ने तड़प कर कहा। कोई हल्काया हुआ जानवर काट जाए तो तुम्हें मालूम है 14 टीके लगवाते हैं। अभी तो तुमने एक ही टीका लगवाया है, अभी तो तुमने एक ही विवाह किया है ना, कम से कम 14 तो कर ले। और अमाकड़ी की आंखें बौरा गई।